गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के अपनी इस क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा के विषय में, जिसे हम लोग क्रमशः रेसिस्टेंस, रिएक्टेंस और इम्पीडेंस के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानें कि ये तीनों होते क्या हैं और तीनों में मुख्य अंतर क्या है। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि इनको हम लोग किस प्रकार से कैलकुलेट करेंगे। एक चीज़ और जिसकी चर्चा आज के क्लास में होगी वो ये है कि पावर फैक्टर क्या है। तो आइए सबसे पहले जानें प्रतिरोध के विषय में। जब भी कोई इलेक्ट्रिक सर्किट हो, उसमें धारा का प्रवाह हो, विद्युत धारा का प्रवाह हो, इलेक्ट्रिक करंट का प्रवाह हो रहा हो, तो कोई ना कोई चीज़ उसका विरोध करती है, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करती है। तो जो चीज़ विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करे, तो विरोध करने का जो वो कैरेक्टर है, जो गुण है, उसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। कोई भी पदार्थ अपने से होकर विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने की कोशिश करता है, तो रोकने की ये जो क्षमता होती है, रोकने का जो गुण होता है, उसे हम लोग प्रतिरोध के नाम से जानते हैं। तो ये गुण होता है किसमें? रेसिस्टर में। यानी कि रेसिस्टर का गुण रेसिस्टेंस कहलाता है, जिसे हम लोग R से सूचित करते हैं। ये DC और AC दोनों प्रकार के करंट में रेसिस्टर का उपयोग किया जाता है। यानी कि रेसिस्टेंस का जो गुण है वो DC सर्किट हो या AC सर्किट हो, उन दोनों में इसका उपयोग किया जाता है। अब रही बात, जब हम लोग अल्टरनेट करंट का उपयोग करते हैं, AC करंट का उपयोग करते हैं, तो वहाँ पे तो प्रतिरोध काम करता ही है, साथ ही साथ उसके फेज में जो परिवर्तन होता है उसका भी विरोध दो प्रकार के चीज़ों द्वारा किया जाता है, जिसे हम लोग क्रमशः इंडक्टर और कैपेसिटर के नाम से जानते हैं। तो इंडक्टर का काम है इलेक्ट्रिसिटी में जो चेंजिंग आ रहा है, यानी कि प्रवाह में जो चेंजिंग आ रहा है या उसके फेज में जो चेंजिंग आ रहा है, किसी भी प्रकार के चेंज को रोकना, चेंज नहीं हो, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, उसको रोकने की जो प्रयास किया जाता है वो इंडक्टर और कैपेसिटर दोनों के द्वारा होता है। तो इसे ही हम लोग रोकने की जो उसका जो कैरेक्टर है, जो उसका गुण है, उसे हम लोग प्रतिघात के नाम से या रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं। तो जब इंडक्टर धारा में होने वाले फेज के परिवर्तन को रोकने का प्रयास करता है, तो उसे हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं, जिसे कि XL से सूचित किया जाता है। और यह वही चीज़, यानी कि अगर धारा के फेज में जो परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने का प्रयास अगर कैपेसिटर के द्वारा किया जाता है, तो उसे हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस के नाम से जानते हैं और इसे XC से सूचित किया जाता है। अर्थात कि रेसिस्टेंस की जो चर्चा हम लोग करेंगे, तो रेसिस्टेंस सिर्फ रेसिस्टर से संबंधित होगा, जबकि रिएक्टेंस जो होगा वो दो चीज़ों से संबंधित होगा। पहला इंडक्टर से, जिसे हम लोग L से सूचित करेंगे, और दूसरा कैपेसिटर से, जिसे कि C से सूचित करेंगे। और जो उसका कैरेक्टर होगा, यानी कि रोकने की जो गुण होगा, तो यदि रेसिस्टर में जो रोकने का गुण है तो उसे R से लिखते हैं, इंड्यूसर में जो रोकने का गुण है उसे XL से लिखते हैं, और कैपेसिटर में जो रोकने का गुण है उसे XC से सूचित करते हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि तो इम्पीडेंस क्या है? इम्पीडेंस क्या है कि इन दोनों का जोड़ है, यानी कि रेसिस्टेंस, प्रतिरोध और प्रतिघात, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए, यदि किसी परिपथ में ये दोनों लगे हों, तो कुल बाधा जितनी उत्पन्न की जाए, यानी कि रेसिस्टेंस द्वारा जितनी बाधा उत्पन्न की जाए और ये रिएक्टेंस द्वारा जितनी बाधा उत्पन्न की जाए, तो कुल बाधा को हम लोग इम्पीडेंस के नाम से जानेंगे। यानी कि इन दोनों को यदि हम लोग जोड़ दें तो
वही चीज़ हो जाता है क्या, इम्पीडेंस, प्रतिबाधा हो जाता है, जिसे हम लोग जेड से सूचित करते हैं। तो यहाँ हम देखें कि रेसिस्टर के लिए हम लोग इस सिंबल का उपयोग करते हैं और रेसिस्टेंस के लिए आर लिखते हैं। इंडक्टर के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है और कैपेसिटर के लिए इस सिंबल का यूज़ किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि रेसिस्टेंस कहाँ पे काम करेगा, तो रेसिस्टेंस डीसी सर्किट में भी काम करेगा और एसी सर्किट में भी काम करेगा, जबकि रिएक्टेंस सिर्फ और सिर्फ अल्टरनेट करंट वाले सर्किट में यानी कि एसी करंट वाले सर्किट में काम करेगा। इसी तरीके से ये दो प्रकार के होंगे, कौन कौन, तो एक्सएल और एक्ससी, ये दोनों ही किस में काम करेंगे, एसी सर्किट में काम करेंगे। अब ये जेड क्या है, तो देखें यदि आर के साथ एक्सएल को जोड़ दिया जाए, आर के साथ एक्सएल जुटे तो जेड का मान हमें जेड प्राप्त होता है। यदि आर के साथ एक्ससी को जोड़ दिया जाए तब भी हमें जेड की प्राप्ति होगी, या आर के साथ एक्सएल भी जोड़ दिया जाए और आर के साथ एक्ससी भी जोड़ दिया जाए तब भी हमें जेड की प्राप्ति होगी। एलसी आर सर्किट में एल भी होता है, सी भी होता है और आर भी होता है, तो इन तीनों का जोड़ जो होगा वो प्रतिबाधा या इम्पीडेंस कहलाएगी। अगर दो का भी जोड़ लें यानी कि आर और एक्सएल को भी जोड़ें तब भी जेड की प्राप्ति होगी, आर और एक्ससी को जोड़ें तब भी जेड की प्राप्ति होगी, और आर एक्सएल और एक्ससी तीनों को जोड़ें तब भी जेड की प्राप्ति हमें होगी। अब आइए देखें कि आर को निकालने के लिए हम किस फार्मूला का यूज़ करते हैं, यानी कि रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू होता है पोटेंशियल डिफरेंस V अपॉन करंट I। उसी तरीके से XL निकालना है तो इसे हम लोग ओमेगा L से सूचित करते हैं, जहाँ की ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है। इसी तरीके से XC को निकालना है तो 1 अपॉन ओमेगा C का प्रयोग करते हैं, और Z यानी कि इम्पीडेंस का मान होता है रेसिस्टेंस अपॉन पावर फैक्टर। अब पावर फैक्टर क्या होता है इसे हम लोग डायग्राम से नीचे जानेंगे। अभी हम लोग ये देखें कि आर को मापने का जो यूनिट है वो ओम है, एक्सएल को भी हम लोग ओम में ही मापते हैं, एक्ससी को भी हम लोग ओम में मापते हैं, और इस जेड को भी हम लोग ओम में मापते हैं। अब हम लोग फेज़ की बात करें कि फेज़ में क्या क्या परिवर्तन होता है, तो यदि किसी सर्किट से करंट का प्रवाह हो रहा हो और वहाँ पे रेसिस्टर कोई लगा हुआ है, तो उस रेसिस्टर के दोनों एंड्स के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसमें और इस करंट के फेज़ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं होगा। यहाँ देखिए आई और यहाँ पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये आर में लगा हुआ, यानी कि रेसिस्टेंस के दोनों किनारों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इसके फेज़ में किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। लेकिन यदि इंडक्टर लगा हो और वहाँ पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें कि इसके एंड्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो हम ये देखेंगे कि करंट I और इसके किनारों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के बीच 90 डिग्री का अंतर होगा, यानी कि ये क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस इससे फेज़ में 90 डिग्री आगे की ओर चलेगा, आगे की ओर। यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि I से यहाँ का जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो 90 डिग्री आगे की ओर होगा, और कैपेसिटर में I यानी कि करंट I से वो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहाँ इन दोनों एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 90 डिग्री पीछे की ओर चलेगा। तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि रेसिस्टेंस में वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में फेज़ में कोई अंतर नहीं हुआ, जबकि यहाँ पे इंडक्टर में
क्या हुआ कि आई, करंट आई और पोटेंशियल डिफरेंस VL के बीच 90 डिग्री का अंतर है, जहाँ की VL क्या है 90 डिग्री आगे की ओर चल रहा है। और यहाँ पे इसमें कैपेसिटर में क्या है कि पोटेंशियल डिफरेंस I से 90 डिग्री पीछे की ओर चल रहा है। अगर इन LCR सर्किट लें तो LCR सर्किट में इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ जोड़ के देखें तो हमें कुछ इस तरीके का ग्राफ प्राप्त होगा। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे VR को दिखाया गया है, तो यहाँ पे VR है, जबकि VL क्या है I से 90 डिग्री आगे, यानी कि VR से 90 डिग्री आगे है। और फिर क्या है VC क्या है, ये VR से 90 डिग्री पीछे है। तो अब हम जानेंगे कि पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर में हम लोग चर्चा करेंगे, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने जो ग्राफ लिया, यहाँ पे हम लोगों ने पोटेंशियल की चर्चा की थी। यहाँ पे VL था, यहाँ पे VC था और यहाँ पे VR था। तो जब हम इसी के करस्पॉन्डिंग, इसके संगत प्रतिरोध की चर्चा करें या रिएक्टेंस की चर्चा करें, तो हम ये देखते हैं कि VL के संगत जो हमारा रुकावट होगा वो XL होगा। तो यहाँ पे हम जहाँ पे VL लिखे हैं वहाँ पे हम XL लिख सकते हैं। और फिर यहाँ पे VC, तो यहाँ पे उसके संगत जो रुकावट होगा वो XC होगा, तो उसे हम यहाँ पे XC द्वारा इंडिकेट किए। और फिर जो यहाँ पे VR है वो रेसिस्टेंस द्वारा उत्पन्न बाधा है, तो जिसे हम लोग R लिखेंगे। तो हमने क्या पाया कि यहाँ पे जो कुल जो बाधा है, जो इलेक्ट्रिसिटी के प्रवाह में जितनी बाधाएं आ रही हैं, उसका एक हमने यहाँ पे डायग्राम बनाया। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि ये XL और XC एक ही लाइन पे आ रहा है, जबकि ये लाइन पॉजिटिव की ओर है और ये निगेटिव की ओर है। तो जब इसका हम लोग जोड़ निकालेंगे तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस XL में से XC को घटा लेंगे, तो XL माइनस XC ये इसका रिजल्टेंट हुआ। और फिर एक हो गया R ये, तो इन दोनों का जो अब ये जो संगत है कॉरस्पॉन्डिंग इसके निकालेंगे कि इसका इक्विवेलेंस जो बाधा है वो कितनी है, तो वो हो जाएगा √R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है और राइट एंगल ट्रायंगल का ये विकर्ण को प्रदर्शित करता है। अब एक चीज़ जिस पे हमें चर्चा करनी है वो है कि ये पावर फैक्टर क्या है। तो देखिए पावर फैक्टर होता है, पावर फैक्टर हो जाएगा cos थीटा के बराबर, सॉरी cos फाई के बराबर। यहाँ पे हमने फाई मान लिया है, तो cos फाई के बराबर होगा। तो cos फाई यहाँ पे कितना हो जाएगा R अपॉन ये इसका कर्ण जो होगा वो होगा R² प्लस XL माइनस XC द होल स्क्वायर। तो आशा है कि आप लोग समझ गए होंगे प्रतिरोध, प्रतिघात और प्रतिबाधा में अंतर, साथ ही साथ पावर फैक्टर के विषय में भी आपको जानकारी हो गई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए जानकारी के साथ। थैंक यू।